होदा सर की पाठशाला। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू होदा सर की पाठशाला। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ आपकी केमिस्ट्री से शायद सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर कार्बन एंड इट्स कंपाउंड्स। क्या खास है इसमें? तो खास बात यह है कि अगर आप टोटल जो भी एलिमेंट्स आज तक हम लोगों को मालूम हैं उसके और उससे कंपाउंड्स को एक तरफ रख दें और कार्बन और उससे कंपाउंड्स को एक तरफ रख दें तो कार्बन कंपाउंड्स का पड़ला ज़्यादा भारी होगा। तो इससे आपको इम्पोर्टेंस समझ में आ रहा होगा कि इस चैप्टर का इम्पोर्टेंस क्या है। इवन जब आप फर्दर स्टडीज़ करेंगे ग्रेजुएशंस में तो आप केमिस्ट्री में दो किताबें पाएंगे, एक इनऑर्गेनिक और दूसरा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और उसका मेजर हिस्सा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कार्बन और उसके कंपाउंड्स के बारे में होगा। तो आइए इसकी यूनिकनेस के बारे में जानें, क्या ऐसा क्यों है, इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये क्यों है। जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि कार्बन जो है एक बहुत ही वर्सेटाइल एलिमेंट है। टोटल जो मिनरल्स अवेलेबल हैं उसमें 0.02% मिनरल्स कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, कोल और पेट्रोलियम के फॉर्म में अवेलेबल है, जबकि 0.03% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर कार्बन के फॉर्म में अवेलेबल है। दुनिया में जितने भी लिविंग स्ट्रक्चर हैं ये सब के सब कार्बन बेस्ड है। कार्बन का एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करती है। एटॉमिक नंबर कार्बन का पीरियोडिक टेबल में हम लोगों ने देखा है कि ये 6 है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में हम लोग यहाँ देखेंगे कि के शेल में ये 2 और एल शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होती है, यानी कि आउटर शेल में 4 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगी। तो इस तरीके से हम बोल सकते हैं कि ये टेट्रावैलेंट एलिमेंट है। अपने नज़दीक के नोबेल गैस कन्फिगरेशन को पाने के लिए इसको 4 और इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत पड़ती है ताकि वो 8 इलेक्ट्रॉन्स के साथ स्टेबल फॉर्म में आ सके। तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जिस तरीके से हम लोगों ने पहले स्टडी किया हुआ है कि ये ना तो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है और ना ही इलेक्ट्रॉन को ये गेन करता है। जैसे कि हम लोगों ने पहले पढ़ा था कि नॉर्मली मेटल्स जो हैं वो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती हैं और प्लस आयन का फॉर्मेशन करती हैं, जबकि नॉन मेटल्स ये इलेक्ट्रॉन रिसीव करती हैं और माइनस आयन का फॉर्मेशन करती हैं। इसके साथ ये पॉसिबल नहीं है। क्वेश्चन यहाँ से बनता है एग्जामिनेशन में, क्यों नहीं ये इलेक्ट्रॉन जो है डोनेट करता है और ना ही लूज़ करता है, ना लूज़ करता है ना ही गेन करता है ये। तो आप जानें इसके लिए कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना यानी कि लूज़ करना इसके लिए बहुत मुश्किल है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन लूज़ करने के लिए बहुत हाई एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। तो क्या नोबेल गैस कन्फिगरेशन के अंदर जो दूसरे एलिमेंट्स हैं वो इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं करते हैं? करते हैं, लेकिन उनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, यानी कि प्रोटॉन्स जो है ज़्यादा होते हैं, जबकि इसमें प्रोटॉन्स बहुत कम होते हैं, केवल 4। इसी तरीके से ये जो है इलेक्ट्रॉन को गेन भी नहीं कर सकता है, क्योंकि एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स उसके पास आ जाएंगे। इसके लिए इस इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड करना बड़ा मुश्किल है। ऑलरेडी इसके पास जो टोटल एनर्जी है उसके हिसाब से 6 इलेक्ट्रॉन इसके पास हैं। अगर इसको नोबेल गैस कन्फिगरेशन यानी कि स्टेबल फॉर्मेशन करना है तो 4 और इलेक्ट्रॉन दूसरे से लेने होंगे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन जो 6 हैं उसके लिए टोटल हो जाएंगे आपको 10 इलेक्ट्रॉन्स। इसको अपने पास कैरी करना या रख पाना बहुत मुश्किल है इसके लिए, इसलिए ये ना तो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करता है ना ही गेन करता है। तो यहाँ पर जाने हम लोग कि ये नोबेल गैस कन्फिगरेशन होता क्या है। तो आपने पीरियोडिक टेबल देखा होगा। इस पीरियोडिक टेबल में आप यहाँ पर 18th नंबर का ग्रुप देख रहे होंगे। यहाँ पर हीलियम, नियन, आयरन, आर्गन, क्रिप्टन, जिनन, ये सब जो है इसके आउटर शेल्स जो हैं वो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो चाहिए स्टेबल होने के उसके साथ मौजूद होते हैं, यानी कि 2, 8, 18 इस तरीके से मौजूद है। और यही वजह है कि ये लीस्ट रिएक्टिव होते हैं, ये ना तो इलेक्ट्रॉन लूज़ कर पाते हैं ना गेन कर पाते हैं। तो जैसे कि हाइड्रोजन यहाँ पर है, ये चाहेगा कि वो हीलियम गैस कन्फिगरेशन यानी कि इसके नज़दीक आ जाए। तो नोबेल गैस क्या होते हैं? नोबेल गैस जो है वो रेयरली रिएक्ट करते हैं दूसरे एलिमेंट के साथ। उनके बाहर के वैलेंस सेल जो होती हैं वो पूरी तरीके से भरी हुई होती हैं, और इस क्वालिटी को हम लोग बोलते हैं कि ये उसको अनरिएक्टिव बनाती है। तो जैसा कि हम लोगों ने देखा यहाँ पर, ठीक है, कि कार्बन का एटम्स जो है ये भी अपने नोबेल गैस नियर बाई नोबेल गैस कन्फिगरेशन को पाने की कोशिश करता है, लेकिन इसको एक दूसरा कैरेक्टरिस्टिक्स मिला हुआ है। चूँकि ये इलेक्ट्रॉन ना तो लूज़ कर पाता है ना गेन कर पाता है, तो ये उन इलेक्ट्रॉन्स को दूसरे एटम्स के इलेक्ट्रॉन के साथ शेयर करता है। और इस तरह की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को जब दो एटम्स के बीच में होती है तो उसे हम लोग कोवेलेंट बॉन्डिंग बोलते हैं। यानी ये एक इसका नेचर हो गया कोवेलेंट बॉन्ड का बनाना। तो कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है?
एग्जामिनेशन में क्वेश्चन इसके ऊपर ही पूछे जाते हैं। तो बॉन्ड्स जब इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनाई जाती हैं तो उसे कोवेलेंट बॉन्ड बना कहते हैं। यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन ना तो लूज हो रहा है ना ही गेन हो रहा है, इस वजह से ना तो यहाँ पर प्लस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है ना माइनस आयन का फॉर्मेशन हो रहा है। ये लोग इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं आपस में, तभी जाकर के इस तरह की शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को कोवेलेंट बॉन्ड्स बोलते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होते हैं, लेकिन इनकी मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो लो होती हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स इनके बीच में कम होता है। हाँ, अगर आयनिक बॉन्ड के कंपैरिजन में हम लोग देखें तो कोवेलेंट बॉन्ड उतना ज़्यादा इसकी बॉन्ड मजबूत नहीं होती है जितना ज़्यादा आयनिक बॉन्ड के अंदर मौजूद होता है। नेक्स्ट आइए, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। नॉर्मली 2025 में इसमें से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि इसे जो है एक बॉक्स के अंदर इंडिकेट किया हुआ है और बॉक्स के अंदर वाली चीज़ों को एनसीईआरटी जो है 2024 से क्वेश्चन इसके बारे में नहीं पूछ रहा है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग जान ले, फर्दर ये हमारे काम में आएगा। एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन हम लोग बोलते हैं जब डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एलिमेंट्स जिसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ तो सेम होती है लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टी अलग अलग होती है, उसे हम एलोट्रॉप्स बोलते हैं। कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स हैं, डायमंड, ग्राफाइट और फ्लोरेंस। बस केवल नाम को याद रखिएगा, स्ट्रक्चर को याद रखिएगा। डायमंड का स्ट्रक्चर आप यहाँ देख रहे होंगे, ठीक है। यहाँ पर ये चारों तरफ अपने जो है बॉन्ड के साथ शेयर किया हुआ है दूसरे कार्बन एटम्स के साथ। इसी तरीके से आप यहाँ ग्राफाइट को देख रहे होंगे, ये 4 एटम्स के साथ यहाँ पर शेयर नहीं किया हुआ है। जैसे कि आप इसको देखिए 1 2 3, यानी कि चौथा जो है वैलेंसी इसकी 4 है, हम लोगों को मालूम है कार्बन की, तो चौथा जो है वो हैंड खाली है। आप यहाँ पर देखिए, ठीक है, 1 2 केवल 2 के साथ किया हुआ है। यहाँ पर देखिए 1 2 3। क्वेश्चन यहाँ से राइज होता है कि ग्राफाइट जो है वो नॉन मेटल होने के बाद भी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्यों है। इसके पीछे यही रीज़न है। इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स के जरिए ही इलेक्ट्रिसिटी जो है वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक मूव कर पाती है, यानी इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है। तो यहाँ पर फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जबकि डायमंड जो है वो यहाँ पर बैड कंडक्टर है, पुअर कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का है, क्योंकि इसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल नहीं है। और फ्लोरेंस की बात करें, इसका पूरा नाम है बकमिंस्टर फ्लोरेंस, ठीक है। ये एक फुटबॉल के आकार का होता है। आप यहाँ पर देख रहे होंगे स्ट्रक्चर, यहाँ पर आप देखेंगे 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 जो है वो बॉन्ड आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे, और किसी किसी में आप 6 देखेंगे, 1 2 3 4 5 6। तो 5 और 6 बॉन्ड्स के कॉम्बिनेशन से ये बनाता है। तो हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ये 20 हेक्सागोन्स, हेक्सा मीन्स 6, और 12 जो है वो पेंटागोन्स, पेंटा मीन्स 5, इसको मिला करके ये फ्लोरेंस जो है वो बनता है। यहीं पर हम लोग देख लें आयनिक कंपाउंड और कोवेलेंट कंपाउंड के बीच का फ़र्क। तो आयनिक कंपाउंड जो है ये ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन के वजह से फॉर्म होती है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड ये शेयरिंग ऑफ 2 एटम्स के बीच में जो होती है बॉन्ड बनता है, उसकी वजह से फॉर्मेशन होता है इसका। आयनिक कंपाउंड ये सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट होता है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड ये सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों ही फॉर्म में अवेलेबल होता है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट आयनिक कंपाउंड की हाई होती है, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड की लो होती है। आयनिक कंपाउंड वाटर में सॉल्युबल होता है, कोवेलेंट कंपाउंड जनरली इनसॉल्युबल होता है वाटर में। आयनिक कंपाउंड जनरली गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं मोल्टेन स्टेट में, जबकि कोवेलेंट कंपाउंड जो है वो इंसुलेटर्स होते हैं, ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं। तो इसे आप याद कर लीजिएगा, ये एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आइए देखिए हम लोग वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। तो कार्बन का जो नेचर है जो कि उसे बहुत वर्सेटाइल बनाता है। क्यों कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स मौजूद हैं, क्यों कार्बन के कंपाउंड्स को हम लोग एक अलग सब्जेक्ट एरिया के तौर पर पढ़ते हैं। तो आइए कुछ एग्जांपल्स ले लें। हम लोग जो भी चीज़ें जलावन के रूप में इस्तेमाल करते हैं, पेट्रोलियम से लेके गैस से लेकर के चारकोल तक, ठीक है, वो सारा का सारा कार्बन कंपाउंड्स है। हम जो प्लास्टिक्स का इस्तेमाल करते हैं, अब आप सोच लीजिए प्लास्टिक का इस्तेमाल कितना ज़्यादा होता है। हमारी जो लिविंग बीइंग्स हैं, जितने भी लिविंग थिंग्स हैं, सब के अंदर ये कार्बन की प्रॉपर्टीज़ मौजूद होती हैं। यानी कार्बन के बिना आप लाइफ का ओरिजिन जो है वो समझ ही नहीं सकते हो, और हमारी लाइफ की जो ज़रूरतें हैं वो सब कार्बन के बिना कंप्लीट नहीं हो सकती हैं। यही वजह है कार्बन को ये इतना वर्सेटाइल बनाता है। तो आइए कार्बन की 4 प्रॉपर्टीज़ को पढ़ें जो कि कार्बन की टोटल वर्सेलिटी को समझाएगा यहाँ पर आपको। तो सबसे पहला है कि कार्बन जो है वो कोवेलेंट बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करता है। तो ये हम लोगों ने भी देखा था कि इसके जो कंपाउंड्स हैं ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करते हैं, ना कि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन करते हैं। ये तो हम लोगों ने समझ लिया। अब दूसरा आइए
कार्बन जो है वो टेट्रा वैलेंसी शो करता है, यानी इसकी वैलेंसी 4 है और इस वजह से 4 अलग अलग कार्बन एटम के साथ ये जुड़ा होता है, जबकि दूसरे जो है मोनोवैलेंट होते हैं, मोनो मीन सिंगल। तो देखिए ये किस तरीके से अरेंज होता है, जैसे ये कार्बन है तो इधर एक, इधर एक, इधर एक, इधर एक, इस तरीके से ये हाइड्रोजन के साथ जुड़ जाएगा या फिर कोई दूसरा एलिमेंट हो उसके साथ ये जुड़ जाएगा। तो ये कार्बन की टेट्रा वैलेंसी है। एक और है, यहां पर वर्ड आता है पॉलीमराइजेशन। कई बार कार्बन के जो कंपाउंड्स हैं वो आपस में मिलकर के चेन बनाते हैं, जैसे कि मान करके चलिए CH3, CH2, 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 इस तरीके से ये लंबा चेन बनाते चले जाते हैं, इसको पॉलीमराइजेशन बोलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ये कैटेनेशन। कैटेनेशन अगेन एक प्रॉपर्टी है जो कि एक कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ बाइंड करके रखती है। तो यहां पर आप देखेंगे कार्बन है, हाइड्रोजन के साथ यहां पर बॉन्डिंग किया हुआ है, ये दूसरे कार्बन के साथ यहां जुड़ जाएगा और फिर हाइड्रोजन के साथ ये बाइंडिंग होगा, तीसरे कार्बन के साथ ये जुड़ जाएगा, हाइड्रोजन के साथ फिर इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। तो आप यहां देख रहे होंगे हर कार्बन के पास यहां पर 4 वैलेंसी है और ये हाइड्रोजन की एक एक वैलेंसी के साथ शेयर कर रहा है, यानी कि 1 2 3 4, इसको भी देखिए 1 2 3 4, यहाँ भी देखिए 1 2 3 4, इस तरीके से ये लंबा चेन बनाता है और इसी प्रॉपर्टी को हम लोग कैटेनेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है आइसोमेरिज्म। कंपाउंड्स जिसके कि सेम मोलिकुलर फार्मूला होते हैं लेकिन डिफरेंट फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं उसको हम लोग आइसोमेरिज्म बोलते हैं या आइसोमर्स बोलते हैं। जैसे आप यहाँ पर देख लें, ये आपको C3 कार्बन यहाँ पर 3 है और हाइड्रोजन देखिए आप 3 4 5 6 7 8 H8। अब इसी को हम लोग दूसरे तरीके से स्ट्रक्चर बना सकते हैं, ऐसे ऐसे और ये। ठीक है, यहाँ पर एक काम कीजिए, आप इसको एक और ले लीजिए। ठीक है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये हो जाएगा C4H10। अब यहाँ पर आप इसको लें, ये होगी आपको C4H10। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये ब्रांच हो गया। इसी तरीके से आप फिर देखेंगे यहाँ पर 1 2 3 4। ठीक है, तो ये एक लॉन्ग स्ट्रेट चेन बना रहा है। फार्मूला सेम है लेकिन स्ट्रक्चर अलग है, C4H10। यहाँ पर देखिए ब्रांच चेन बनाया इसने, फार्मूला सेम है, C4H10। यहाँ पर देखिए आप ये रिंग स्ट्रक्चर बनाया, फार्मूला सेम है, C4H10। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे होंगे ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है ये। ठीक है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन है। तो इस तरीके से ये आइसोमर्स का फॉर्मेशन करते हैं। यहाँ पर आप ध्यान दें इस चीज़ को कि एटम्स दूसरे एलिमेंट्स के भी, जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ये भी जो है वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करते हैं कार्बन के साथ। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कार्बन की केवल इकलौती प्रॉपर्टी है। लेकिन फिर यहाँ पर ध्यान दें आप कि जब हम लोग कैटेनेशन की बात करते हैं तो इसके साथ जो है वो सिलिकॉन, ये एक एलिमेंट है जो कि इसी तरीके से प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी सिलिकॉन जो है दूसरे सिलिकॉन के साथ अपना बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है। लेकिन इसकी एक लिमिटेशन है, ये 7 to 8 जो है इस तरह का चेन बनाने के बाद बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो जाता है और फर्दर चेन नहीं बना पाता है, जबकि कार्बन के साथ ऐसा नहीं है। कार्बन जो है न्यूमरस चेन्स को जो है कार्बन कार्बन चेन को बना सकती है, उसका कोई लिमिटेशन नहीं है। नेक्स्ट आइए बॉन्ड का फॉर्मेशन। तो कार्बन जो है 3 तरीके का बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो जब वो हाइड्रोजन, क्लोरीन और मीथेन इस तरह की चीज़ों को बनाता है, इनके साथ मिलकर के बनता है, ठीक है, तो वो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आप यहाँ देखिए कि कार्बन को यहाँ पर 4 जो है इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करनी है, तो ये हाइड्रोजन को केवल 1 शेयर करना पड़ता है, चूँकि एटॉमिक नंबर 1 है, उसको केवल जो है 2 चाहिए, मैंने एक और चाहिए, तो ये कार्बन का एक एटम के साथ शेयर कर लेगा। तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप ये शेयर कर ले रहा है। बॉन्ड का मतलब है यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो रहे हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन, यहाँ पर एक हाइड्रोजन आएगा और ये सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसको बोलते हैं हम लोग मीथेन। CH4 जो है यही है मीथेन। अब डबल कोवेलेंट बॉन्ड, अब ऑक्सीजन के साथ इसको बनाना है।
ठीक है। तो कार्बन है यहाँ पर, कई बार खुद में भी ये डबल इस तरीके से शेयर करता है, जैसे कि बाद में हम लोग इसको अभी नोमेनक्लेचर में देखेंगे कि किस तरीके से ये होता है। इस तरीके से भी ये खुद से बना लेगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं C2H4, इसको बोलते हैं हम लोग इथेन। ऑक्सीजन के साथ कैसे बनाएगा ये, तो ये C के साथ डबल बॉन्ड O इस तरीके से बनाता है, ठीक है, और यहाँ पर ये शेयरिंग रहेगा। ट्रिपल बॉन्ड, तो ट्रिपल बॉन्ड जो है नाइट्रोजन ये आपस में बनाते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन जो है, ठीक है, ये आपस में जब मिलेंगे तब ये N से N के साथ ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेंगे। ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन के साथ मिलेगा तो इस तरीके से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन करेगा। ये वैलेंसी है, ठीक है, जहाँ पर वैलेंसी उसको 2 चाहिए होता है, नाइट्रोजन की 3 वैलेंसी होती है, उसे 3 चाहिए होता है। तो कार्बन भी दूसरे कार्बन के साथ 3 बॉन्ड के साथ कई बार स्ट्रक्चर को बनाता है, ठीक है। ये C2H2 कहलाता है और इसको बोलते हैं हम लोग इथाइन, ठीक है। तो इस तरीके से 3 तरह के बॉन्ड का फॉर्मेशन जो है कार्बन कंपाउंड्स ये करती हैं। अब यहाँ पर नोमेनक्लेचर को पढ़ लीजिए, उसके पहले हम लोग देख लें सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स को। तो हाइड्रोकार्बन्स जो है 2 तरीके के होते हैं, एक सैचुरेटेड और दूसरा अनसैचुरेटेड। तो जैसा अभी हम लोगों ने देखा, अल्केन जिसका जनरल फार्मूला होता है CnH2n+2, यानी कि ये जो है C के साथ अपने साथ पूरे चारों के चारों वैलेंसी को शेयर कर लेगा, तो इसको बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जबकि यहाँ पर आप देख रहे होंगे डबल या ट्रिपल बॉन्ड के साथ ये हाइड्रोजन के साथ पूरी तरीके से अटैच नहीं होता है, यानी कि यहाँ आप देख रहे होंगे 2 इधर है, ठीक है, इसको इस तरीके से देखिए, इधर 2 इधर 2 इस तरीके से बनाया, ठीक है। तो इसको अनसैचुरेटेड बोलते हैं, अल्कीन होता है, इसका फार्मूला CnH2n, और 3 के साथ जब बनाएगा तो अल्काइन होगा, इसका फार्मूला CnH2n-2। अब इस फार्मूले को समझिए कि ये फार्मूला किस तरीके से मेंशन किया गया है, किस तरीके से इसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग। तो व्हेन C इज इक्वल टू 1 यानी नंबर ऑफ कार्बन एटम्स जब 1 होंगे तब हम लोग लिखेंगे C इज इक्वल टू 1 यानी कि C, और उसके बाद फिर देखिए यहाँ H2n यानी कि H2 × 1 इज इक्वल टू 2 + 2 दैट इज 4। अब इसमें देखिए आप ये C 1 के साथ नहीं बनेगा, कुछ भी नहीं। अब आइए C अगर इज इक्वल टू 2 लेंगे तो C इज इक्वल टू 2, इट मीन्स H2n, तो 2 × 2 इज इक्वल टू 4 + 2 इज इक्वल टू 6, तो C2H6। अब यहाँ देखिए आप C2 अगर 2 लेते हैं तो H2n 2 × 2 = 4 यानी कि H4। अब यहाँ देखिए CnH2n-2 यानी कि C2 लेते हैं तो H2n यानी 2 × 2 = 4 - 2 दैट इज 2 C2H2। तो इस तरीके से हम 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 करते चले जा सकते हैं। अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे है, तो रूट वर्ड जो है इसको दिया गया है C इक्वल टू 1 है तो मिथ है, ठीक है। अब अल्केन है तो यहाँ पर लीजिएगा एंस, तो यहाँ पर देखिए इसको बोलते हैं रूट वर्ड है इसका मिथ METH। अब ANE तो METHANE यहाँ पर लिख देंगे तो ये मिथेन हो गया। रूट वर्ड है इसका ETH, तो यहाँ लीजिए इसमें सेकेंड N इज इक्वल टू 2 तो ETH। अब ANE है तो ANE मिथेन इथेन। यहाँ पर देखिए ENE है और इसमें देखिए YNE है, तो ये हो जाएगा ETHENE इथीन और ये हो जाएगा ETHYNE इथाइन। इसी तरीके से जब N इज इक्वल टू 3 होगा तो ये प्रोप है तो प्रोपेन, यहाँ पर प्रोपीन और यहाँ पर प्रोपाइन। इस तरीके से नोमेनक्लेचर में हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो हम लोगों ने देखा कि जब सिंगल बॉन्ड होगा और उसका फार्मूला CnH2n+2 हो तो उसे सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोलते हैं। जब वो डबल बॉन्ड होंगे और उसका फार्मूला CnH2n होगा तो ये अनसैचुरेटेड होगा, और ट्रिपल बॉन्ड हो जिसका फार्मूला CnH2n-2 हो तो वो भी हम लोग अनसैचुरेटेड कार्बन के अंदर पढ़ते हैं। अब इस कार्बन कंपाउंड्स के साथ हम लोग कुछ फंक्शनल ग्रुप को भी पढ़ लें। फंक्शनल ग्रुप जो हम लोगों को पढ़ना है उसमें पहला है हेलो ग्रुप। हेलो ग्रुप के अंदर क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन आता है, और इसको हम लोग नाम करते हैं क्लोरो, ब्रोमो या आयोडो। जैसे कि मान करके चलिए C2H5, ठीक है, Cl, तो इसे हम लोग पढ़ेंगे, पहले हम लोग प्रीफिक्स लगाएंगे क्लोरो, उसके बाद देखिए ये 2 है और H5 है, सिंगल बॉन्ड में आएगा ये, तो क्लोरो इथेन,
अगर ये Br होता तो ब्रोमो इथेन, अगर I होता तो आयोडो इथेन कहलाता। इसी तरीके से अल्कोहल ग्रुप OH उसको बोलते हैं। ये चार्ट आपको रट लेना है, एग्जामिनेशन में जो है इस तरीके का स्ट्रक्चर दे करके आपको पूछेगा कि इसके फंक्शनल ग्रुप का नाम बताइए और ये बताइए कि इसका जो है IUPAC नेम क्या होगा। तो इसको हम लोग IUPAC नेम बोलते हैं, नोमेनक्लेचर है ये। तो यहाँ पर सेकंड में आइए अल्कोहल ग्रुप, तो मान करके चलिए C2H5, ठीक है, OH है, तो यहाँ पर इसके लिए जो लगता है वो लगता है OL, ठीक है, तो इसके लिए लगेगा OL, इसके लिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो कर बता ही दिए हैं, तो ये होगा आपको इथेनॉल। तीसरा जो है अल्डिहाइड ग्रुप है CHO, यानी कि आपके पास है C2H5CHO, तो अल्डिहाइड ग्रुप में हम लोग AL का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो ये होगा ETHANAL, इथेनल, यहाँ पर याद रखिए AL लगेगा। ये है कीटोन ग्रुप, ठीक है, COO का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि अगर C2H5CO है तो इसे हम लोग बोलेंगे ONE, इसमें लगेगा, ठीक है, तो ETHANONE, इथेनॉन। कार्बोक्सिल ग्रुप में यहाँ पर COOH का इस्तेमाल है, ठीक है, तो OICACID, ओइक एसिड बोलते हैं इसको। तो अगर ये है C2H5COOH तो यहाँ पर होगा इथेनोइक एसिड। इस तरीके से आप इसका नोमेनक्लेचर करेंगे, नाम करेंगे। तो यहाँ पर नाम को याद रखिए, फंक्शनल ग्रुप का नेम को याद रखिए और उसका नोमेनक्लेचर कैसे होगा उसे याद रखिए। नेक्स्ट आइए होमोलोगस सीरीज़। तो ये एक सीरीज़ है किसी भी कंपाउंड का जहाँ पर कि फंक्शनल ग्रुप सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट करेगी हाइड्रोजन और उसे कंपाउंड के चेन के साथ। जैसे कि यहाँ पर आप देख रहे हैं, ठीक है, 3 कार्बन है यहाँ पर और 7 जो है हाइड्रोजन है और 1 क्लोरीन है। अब इसके सक्सेसिव मेंबर डिफर करेगा 1CH2 ग्रुप से या फिर 14 यूनिट मास से। इसको समझ लीजिए आप, जैसे कि CH4, C2H6, C3H8, तो यहाँ पर देखिए सब के बीच में क्या डिफरेंस है, CH2 ग्रुप का डिफरेंस है। एटॉमिक मास का कितना का डिफरेंस है, तो कार्बन इलेक्ट्रॉन 6, प्रोटॉन 6 और हाइड्रोजन का 2, यानी कि 12 + 2 = 14। तो यहाँ पर 14 मास यूनिट ऑफ मासेस या फिर CH2 ग्रुप का डिफरेंस होगा। तो ये जो डिफरेंस हो रहा है इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। अगर इसके साथ क्लोरीन है तो दूसरे के साथ भी, इसके साथ भी अगर मान के चलिए यहाँ पर क्लोरीन जुड़ा हुआ है तो इसके साथ भी क्लोरीन ही जुड़ेगा। इसको यहाँ लेकर के चले हम लोग CH3Cl या फिर C2H5Cl, C3H7Cl, यानी एक हाइड्रोजन हट करके क्लोरीन यहाँ पर जुड़ गया है, तो इसी को हम लोग होमोलोगस सीरीज बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर आपको मेंशन किया गया है, देखिए सफिक्स अल्कोहल में OL लगेगा, अल्डिहाइड में AL लगेगा, कीटोन में ONE लगेगा, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड में OIC एसिड लगेगा, अल्किन्स में ENE, अल्काइन में YNE। तो इसको हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। एक बार फिर से देख लीजिए कि मान करके चलिए कि एग्जामिनेशन में आपसे दिया गया है CH3, CH2, CHO, यहाँ पर IUPAC नेम, ठीक है, यहाँ पर पूछा गया आपको। तो यहाँ पर देखिए रूट वर्ड क्या है, ये 1 2 3 कार्बन है यहाँ पर, तो इसके लिए रूट वर्ड है प्रोप, जो हम लोगों ने पहले देखा था। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर CHO के लिए क्या लगता है, ठीक है, सॉरी, यहाँ पर प्राइमरी सफिक्स जो लगेगा यहाँ पर क्या लगेगा, इसके लिए सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर अल्केन है ANE, और फिर सेकेंडरी सफिक्स यहाँ पर क्या लगेगा CHO, एल्डिहाइड ग्रुप है AL, तो यानी कि प्रोपेनल, इस तरीके से बनेगा। इसका देख लीजिए CH3COH, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे रूट वर्ड जो है 2 कार्बन है तो ईथ हो गया। प्राइमरी सफिक्स यहाँ पर सिंगल बॉन्ड है तो ANE होगा, और यहाँ पर सेकेंडरी सफिक्स जो है ओइक एसिड है तो इसकी जगह पर ओइक एसिड आ जाएगा, तो क्या होगा इथनोइक एसिड, ठीक है। ये N जो है, E जो है, इसकी जगह पर AL हो जाएगा, यहाँ पर E की जगह पर OIC एसिड हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ देखिए आप इथाइल क्लोराइड है CH3 CH2 Cl, रूट वर्ड यहाँ पर Cl, यहाँ पर बगल में आइए कार्बन नंबर 1 और 2, यानी कि इथ है। बॉन्ड यहाँ पर सिंगल है इसलिए ANE है, प्रीफिक्स यहाँ पर
क्लोरो पहले लगता है, इसीलिए पहले क्लोरो लगेगा, उसके बाद इसको इथेन हम लोग लिखेंगे। तो इस तरीके से इसका नोमेनक्लेचर किया जाएगा। आइए केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कार्बन कंपाउंड्स को देख लें। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और एग्जामिनेशन में कन्फर्म क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो पहला आप आइए कंबशन। तो कंबशन का मतलब होता है किसी भी सबस्टेंसेस का जलना। कंबशन जो है एक बहुत ही एक्सोथर्मिक, यानी कि उसमें हीट और लाइट की जो है वो इवोल्यूशन होता है, बहुत ज़्यादा हीट और लाइट वो प्रोड्यूस करते हैं। तो उस तरह की प्रोसेस को हम लोग एक्सोथर्मिक प्रोसेस बोलते हैं। तो कार्बन कंपाउंड से कंबशन जब होती है तब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर के फॉर्म में रिलीज़ होता है और उसके साथ बहुत सारे अमाउंट में हीट जो है वो भी रिलीज़ होती है। तो कार्बन कंपाउंड्स को जब हम लोग जलाते हैं यानी कि ऑक्सीडाइज करते हैं एयर के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और साथ में हीट एंड लाइट एनर्जी जो है वो रिलीज़ होगा। ये फार्मूला आपको एक याद रखना होगा, मीथेन। जब इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम लोग जलाएंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर और हीट और लाइट का यहाँ पर इवोल्यूशन होगा। क्वेश्चन बनता है यहाँ पर, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये क्यों बेहतर है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से फ्यूल के फॉर्म में अगर हम लोग यूज़ करने की बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जनरली जो है ब्लू फ्लेम के साथ जलती हैं, यानी कि जो एयर का सप्लाई है, ठीक है, वो उसे बेहतर अगर मिले तो वो पूरी तरीके से जल जाता है, उसमें आप देखिएगा धुआं वगैरह नहीं निकलेगा। जबकि अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ये सूथी फ्लेम के साथ जलती हैं। सूथी फ्लेम का मतलब है काला धुआं निकलेगा उसमें से। आप एक मोमबत्ती को जलाएंगे तो आप ध्यान देंगे कि काला धुआं निकलता है उसमें से, जबकि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स जब आप उसे जलाएंगे तब आप पाएंगे कि वो ब्लू कलर में जल रहा है, ब्लू फ्लेम के साथ जल रहा है। जिस तरीके से आप घर में गैस को, एलपीजी सिलेंडर वाली गैस को जलाते होंगे तो आप ध्यान देते होंगे कि वो ब्लू फ्लेम के साथ जलता है। वो आपके बर्तन के नीचे वाले हिस्से को काला नहीं करेगा, यानी कि कालिक जो होती है वो नहीं उसमें आएगा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में। हाँ, अगर एयर का सप्लाई वहाँ पर कम हो, एयर प्रॉपर ना मिले, चूँकि कंबशन के लिए एयर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऑक्सीजन का ज़्यादा प्रेजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर वैसा नहीं होगा तब वहाँ पर भी सूथी फ्लेम्स नजर आएंगी। क्वेश्चन फिर बनता है यहाँ पर कि वेल्डिंग के लिए हम लोग जो है फ्यूल के साथ ऑक्सीजन का क्यों यूज़ करते हैं एयर की जगह पर। तो एयर का जब यूज़ करेंगे तो एयर में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होती है ना, अलग अलग, यानी प्रॉपर मात्रा में ऑक्सीजन उसको नहीं मिलता है, तो वो बेहतर तरीके से नहीं जलेगा। और जलने के वेल्डिंग करने के लिए बेहतर तरीके से जलना जो है, पूरी तरीके से कंबशन होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब वो कंबशन होगा तो हीट और लाइट ज़्यादा प्रोड्यूस करेगा वहाँ। तो इसलिए हम लोग वहाँ पर ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। तो कोयला का जलना और पेट्रोलियम का जलना, ये दोनों जो है ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर और नाइट्रोजन प्रोड्यूस करती हैं और इसके वजह से एसिड रेन का फॉर्मेशन होता है, यानी कि ये एक पॉल्यूशन का भी साधन है। नेक्स्ट आइए ऑक्सीडेशन। हम लोगों ने पढ़ा कि कंबशन में भी ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन क्या था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो ऑक्सीडेशन में देखें क्या होता है, कार्बन जब ऑक्सीडेशन के प्रोसेस से गुजरता है इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन या फिर ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन से हाई टेम्परेचर पर, तो वो ऑक्साइड्स का फॉर्मेशन करता है, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इन सब चीज़ों का। अल्कोहल जो है उसको कार्बोक्सिलिक एसिड में हम लोग ऑक्सीडाइज करके कन्वर्ट कर देते हैं। जब अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या फिर एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट का इस्तेमाल करते हैं एज ए कैटलिस्ट। तो कैटलिस्ट आप समझ रहे होंगे, वो रिएक्शन की प्रोसेस को बहुत फास्ट बना देता है बिना रिएक्शन में पार्टिसिपेट किए हुए। तो आपको ये चीज़ याद रखना है, एग्जामिनेशन में ये चीज़ पूछता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे इथेनॉल इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट और पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दोनों का फॉर्मूला भी याद रखेंगे आप, ठीक है। जब इसके साथ हम लोग हाइयर टेम्परेचर पर हीट करते हैं तब यहाँ पर आप देख रहे होंगे CH3COH एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन हो रहा है। थर्ड आइए एडिशन रिएक्शन। जब दो मॉलिक्यूल को हम लोग रिएक्ट करवाते हैं ताकि एक सिंगल प्रोडक्ट बना सकें तो उसे हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा कि हाइड्रोकार्बन्स में एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दूसरा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के जो चारों के चारों वैलेंसी होती हैं वो आपस में इलेक्ट्रॉन्स को शेयर कर रही होती हैं। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो है वो एडिशन नहीं करेगा क्योंकि उसके पास ऑलरेडी हाइड्रोजन जो है वो एडिड है। लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें कि डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, इसको पैलेडियम या निकल एज ए कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल करके हम लोग और उसे सैचुरेट करते हैं
और ये वेजिटेबल ऑयल को, वेजिटेबल घी या डालडा जिसे बोलते हैं, उसको में कन्वर्ट करने में इंडस्ट्री में इस्तेमाल में आती है। तो यहाँ पर आप जान लीजिए कि सेचुरेटेड फैटी एसिड्स जो है ये हमारे हेल्थ के लिए बहुत हार्मफुल है। ऑयल्स जो होती है, वेजिटेबल ऑयल्स, ये नेचुरल होती है और वो अनसेचुरेटेड होती है और इसका इस्तेमाल हम लोग कुकिंग करने में करते हैं। इंडस्ट्री में जब इसका इस्तेमाल किया जाता है हाइड्रोजनेशन करने के लिए, यानी इससे जो है डालडा या घी बनाया जाता है, तो वो हाइड्रोजनेशन कहलाता है प्रोसेस। ऐसा क्यों करते हैं, इंडस्ट्री में ऐसा इस्तेमाल क्यों होता है? ताकि ज़्यादा दिन तक उसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। रिएक्शन को आप यहाँ याद रखेंगे, देख लीजिए आप यहाँ पर डबल बॉन्ड है या फिर कोई भी हाइड्रोकार्बन जिसमें कि ट्रिपल बॉन्ड हो, उसको जब हम लोग निकल कैटलिस्ट के साथ, ठीक है, हाइड्रोजन के प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं, तब यहाँ पर देखिए एक बॉन्ड की जगह पर हाइड्रोजन जो है वो ऐड हो जाता है। तो इसे हम लोग एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, यानी एडिशन ऑफ हाइड्रोजन यहाँ पर हो रहा है। क्लोरीन और ब्रोमीन या आयोडीन को अगर हम लोग ऐड करते हैं यहाँ पर, तो इसे हम लोग हेलोजिनेशन कहते हैं। ठीक है, ये एडिशनल जानकारी आपके लिए था। और चौथा रिएक्शन है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इस रिएक्शन में जहाँ पर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जो मॉलिक्यूल्स के अंदर होती है उसको रिप्लेस करके या फिर दूसरे एटम्स या ग्रुप ऑफ एटम्स के सब्स्टिट्यूट कर देते हैं हम लोग। तो सब्स्टिट्यूशन आप समझते होंगे, ठीक है, फुटबॉल में, क्रिकेट में आप देखते होंगे किसी प्लेयर के बदले जब दूसरा प्लेयर आता है तो उसे हम लोग सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए सेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में हाइड्रोजन जो है वो अटैच की जाती है कार्बन को बाय रिप्लेसिंग एनदर एटम। यहाँ पर देखा था हम लोग सेचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन नहीं हो सकता है, इसीलिए यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि CH4, तो इसके पास 4 हाइड्रोजन ऑलरेडी है कार्बन के साथ, तो ये सेचुरेटेड है। यहाँ पर क्लोरीन, तो क्लोरीन क्या करेगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करके उसकी जगह पर खुद आ जाएगा, यानी सब्स्टिट्यूट की तरह काम करेगा। ठीक है, और फिर HCl का यहाँ पर फॉर्मेशन करता है। इस प्रोसेस को करने में सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि द हाइड्रोजन अटैच्ड टू कार्बन कैन बी रिप्लेस्ड बाय अनदर एटम और ग्रुप ऑफ एटम इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, उसी को हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। ये चारों रिएक्शन को अच्छी तरीके से आप याद कर लीजिएगा, एग्जामिनेशन में बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है कि इसमें से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अब आइए कुछ इंपॉर्टेंट कार्बन कंपाउंड्स के बारे में हम लोग देख लें। सबसे पहला है इथेनॉल या फिर इथाइल अल्कोहल। इसकी मॉलिक्यूलर फार्मूला CH3CH2OH या फिर इसको सिंपली C2H5OH हम लोग बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में गड़बड़ी है, C2H5OH इस तरीके से होना चाहिए। जो हम लोग अल्कोहल वर्ड सुनते हैं ये इथेनॉल को ही रिप्रेजेंट करता है। शराब की बात करते हैं तो ये इथेनॉल ही होता है। दवाओं में इस्तेमाल में जो अल्कोहल का हम लोग एडिशन की बात करते हैं वो यही होता है, इथेनॉल। इंसान जो है हज़ारों सालों से वाइन के फॉर्म में इसका इस्तेमाल कर रहा है। ये एक कलरलेस लिक्विड है और इसकी स्मेल जो है बहुत प्लेजेंट होती है। बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री सेल्सियस है और इसकी फ्रीजिंग पॉइंट जो है वो -114 डिग्री सेल्सियस है। वाटर में ये सॉल्युबल है और लगभग सभी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में ये सॉल्युबल होती है। ये हाईली इंटॉक्सिकेटिंग इन नेचर होता है। नॉर्मली इथेनॉल को हम लोग डायरेक्टली कंज्यूम नहीं करते हैं। डायरेक्टली कंज्यूम करने पर हमारे स्वास्थ्य को बहुत ख़राब असर पड़ सकता है, मौत भी हो सकती है। तो इसमें वाटर का कंटेंट मिलाने के बाद ही लोग इसको कंज्यूम करते हैं। सोप्स, कॉस्मेटिक्स और मेडिसिन को बनाने में इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाता है। ये कंबसेबल है, जलावन के तौर पर भी इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। पेट्रोल में इथेनॉल का इस्तेमाल किया जा रहा है उसको मिक्स करके, ताकि जो है क्लीन फ्यूल बनाया जा सके, क्योंकि जैसा कि आपको पहले पढ़ाया कि पेट्रोल की जो भी प्रोडक्ट्स हैं क्लीन है, जिसको फ्यूल के तौर पर हम इस्तेमाल में लाते हैं, उसमें सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरह के बहुत ज़्यादा जो है पॉल्यूटेड गैस जो है जो हार्मफुल हमारे हेल्थ के लिए वो रिलीज़ होती हैं। तो इसलिए इसका इस्तेमाल से हम लोग उसको थोड़ा सा ज़्यादा क्लीन बना देते हैं। केमिकल प्रॉपर्टीज़ इथेनॉल का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फिर से। इथेनॉल सोडियम के साथ रिएक्ट करके सोडियम इथॉक्साइड का फॉर्मेशन करता है और हाइड्रोजन गैस रिलीज़ करता है। फिर से यहाँ ध्यान रखिए कि हाइड्रोजन गैस, जिसके बारे में हम लोगों ने पहला चैप्टर में पढ़ा था कि जब उसको हम लोग बर्न करते हैं तो पॉपअप साउंड के साथ जो है वो जल जाता है, तो उसे भी यहाँ पर याद रखना है। तो इथेनॉल को यहाँ पर आप देख रहे होंगे सोडियम के साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, तो सोडियम इथॉक्साइड याद रखना है आपको, C2H5ONA, और हाइड्रोजन गैस यहाँ पर आपको मिलेगा। दूसरा जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस का नाम है डिहाइड्रेशन। तो हम लोग देखते होंगे कि अक्सर जो है धूप में रहने पर
पानी की कमी हो जाने पर लोगों को डिहाइड्रेशन हो जाता है, बस वही वर्ड है। यानी कि रिमूवल ऑफ वाटर, वाटर को जब रिमूव कर देते हैं तो वो डिहाइड्रेट हो जाता है। तो डिहाइड्रेशन का मतलब है कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में जब इथाइल अल्कोहल यानी कि इथेनॉल को हम लोग 170 डिग्री सेल्सियस में बहुत हाई टेम्परेचर में ट्रीट करते हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे इथीन का फॉर्मेशन हो रहा है और वाटर जो है ये अलग हो गया। ठीक है, तो इथीन का फॉर्मेशन इथेनॉल से कैसे हो, इसको आप ध्यान में रखेंगे। कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को 443 केल्विन या फिर 170 डिग्री सेल्सियस पर अगर हम लोग गर्म करेंगे तो ये डिहाइड्रेट होकर के इथीन का फॉर्मेशन करेगा। अगर इसे थोड़ा कम टेम्परेचर में एक्सेस ऑफ इथाइल अल्कोहल के साथ गर्म करें तब क्या होगा, तब डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन करेगा। तो यहाँ देख रहे होंगे 140 डिग्री सेल्सियस, पहला वाला हम लोगों ने 170 में लिया था और यहाँ पर इथेनॉल बहुत ज़्यादा मात्रा में लिया, साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो डाई इथाइल ईथर का फॉर्मेशन कर रहा है। ठीक है, और वाटर जो है यहाँ से डिहाइड्रेट हो रहा है। यूज़ क्या है इथेनॉल का, तो गैसोहॉल के मैन्युफैक्चरिंग में इसका इस्तेमाल होता है। जैसा कि आपको बताया कि जो प्रोडक्ट है गैसोलीन, पेट्रोल, उसमें 10% इथेनॉल को इस्तेमाल में लाया जाता है क्लीन फ्यूल बनाने के लिए। केमिकल इंडस्ट्री में इसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल है। बहुत सारी ऑर्गेनिक सॉल्यूट्स को, ठीक है, सॉल्यूट्स को हम लोग उसके अंदर इथाइल अल्कोहल एज ए सॉल्वेंट इस्तेमाल में लाते हैं। खास करके वैसी सॉल्यूट्स जो कि वाटर में सॉल्युबल नहीं होती हैं, उसको इथाइल अल्कोहल में हम लोग मैंने क्या करते हैं, डिसॉल्व करते हैं उसको परफ्यूम को बनाने में। ठीक है, मेडिसिन सिरप्स में और आयोडीन के टिंचर को डिसॉल्व करने में, हम लोगों ने शायद पहले भी पढ़ा था एसिड बेस एंड सॉल्ट में इसके बारे में। ठीक है, वहाँ पर इसका इस्तेमाल किया जाता है। अल्कोहलिक ब्रिवरेजेस में इसका इस्तेमाल किया जाता है और सॉल्वेंट के तौर पर पेंट में, वार्निशेस में, डाई में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इंसान पर क्या असर पड़ता है, तो हम लोग जानते हैं कि इथाइल अल्कोहल या जिसको इथेनॉल बोलते हैं, कॉमनली उसको हम लोग अल्कोहल या शराब बोलते हैं। बहुत सारे लोग मना होने के बावजूद, जानते हुए कि हेल्थ को नुकसान पहुंचेगा, इसको कंज्यूम करते हैं। गवर्नमेंट भी टैक्स अर्न करने के चक्कर में इसे बहुत ज़्यादा प्रमोट करती है, इस पर रोक नहीं लगाती है। अलग अलग ब्रांड्स पर वाइन, बियर, रम, ब्रांडी, विस्की, इस तरीके से इसको बेचा जाता है। हम लोगों ने कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल चैप्टर में पढ़ा होगा कि किस तरीके से ये हमारे नर्वस सिस्टम को और ख़ास करके हमारा जो ब्रेन का एरिया है, ठीक है, हिंड ब्रेन, उस पर असर करता है। जब अल्कोहल इंसान कंज्यूम करता है तो उसके मसल्स के ऊपर और सेंस ऑफ बैलेंस और मेंटल एबिलिटी को वो लूज़ कर जाता है। लंबे समय तक पीरियड तक अगर वो कंज्यूम करता है तो हमारे लीवर पर असर करता है, कई बार मौत भी हो जाती है। ठीक है, किसी के लिए भी बहुत लंबे समय तक और बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में कंज्यूम करना ये बहुत ही ज़्यादा लीथल होता है, उसकी फैमिली को सफ़र करना पड़ता है। नेक्स्ट आइए, इथेनोइक एसिड या जिसे हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। ये एक बहुत ही कॉमन ऑर्गेनिक एसिड है जो हमारे घर पर इस्तेमाल में आता है। इसका एक फॉर्म विनेगर हम लोग अपने घर पर नॉर्मली यूज़ में लाते हैं और इंडस्ट्रीज़ में भी इसका जो फूड आइटम्स हैं उनको प्रिजर्व करने के काम में ये आता है। फार्मूला CH3COH। केमिकल प्रॉपर्टीज़ को देख लें हम लोग। इथेनोइक एसिड को जब हम लोग इथेनॉल के साथ रिएक्ट करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4, तो एक ईस्टर का फॉर्मेशन होता है। ये बहुत ही एक स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड है। और फिर जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसका ईस्टर का रिएक्शन करवाते हैं हम लोग, तो ये सोडियम इथोक्साइड का फॉर्मेशन करेगा और इथेनॉल वापस कर देगा। तो यहाँ आप देखेंगे इथेनॉल के साथ हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था, ये इथेनॉल को वापस कर दिया। ये सपोनिफिकेशन ऑफ सोप यानी कि साबुन को बनाने का जो प्रक्रिया है वहाँ पर ये काम में आता है। ठीक है, तो एसिटिक एसिड के बारे में जान लीजिए थोड़ा सा। ये कलरलेस कोरोसिव लिक्विड है, पंजेंट स्मेल है इसका, और ठंडे के दिनों में ये जो है सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इसको हम लोग ग्लेशियल एसिटिक एसिड बोलते हैं। स्टरीफिकेशन क्या होगा, तो जब कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग अल्कोहल के साथ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में, जो कि कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल में आता है, हम लोग रिएक्ट करवाते हैं, तो एक स्वीट पंजेंट स्मेल के साथ ईस्टर का फॉर्मेशन होता है, इसे स्टरीफिकेशन बोलते हैं। ठीक है, अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे, साबुन को बनाने में ये काम में आएगा। हाइड्रोलिसिस क्या है, तो ईस्टर को जब हम लोग एसिड के साथ गर्म करते हैं या फिर किसी बेस के साथ
अल्कोहल या फिर कार्बोनिक एसिड मिला करके, तब ये हाइड्रोलिसिस कहलाता है। अल्कलाइन हाइड्रोलिसिस यानी कि हाइड्रोलिसिस अगर अल्कलाइन मीडियम के साथ किया गया हो तो उसे सपोनिफिकेशन बोलते हैं हम लोग। तो आइए रिएक्शन देख लें बेस के साथ। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को, सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग बेस है, आपको मालूम है। जब इसको हम लोग इथेनोइक एसिड के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो ये सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन करता है और यहाँ पर वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करेगा। यहाँ पर आप देखिए कि जब यहाँ पर इथेनोइक एसिड का हम लोग सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो अगेन सोडियम इथेनॉइड का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ, प्लस वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। फिर से यहाँ पर इथेनोइक एसिड लिया गया, NaCO3 के साथ इसको रिएक्ट करवा रहे हैं तो सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन हुआ यहाँ, वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ रिलीज हो रहा है। यही जो प्रोसेस है यही सेपोनिफिकेशन कहलाता है और साबुन इसी प्रोसेस से बनाई जाती है। और लास्ट टॉपिक है हमारा सोप्स एंड डिटर्जेंट। सोप्स जो है वो सोडियम या पोटेशियम सॉल्ट्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का, जो कि लंबे चेन में बनाता है। सोप्स जो है केवल सॉफ्ट वाटर में इफेक्टिव होती हैं, ये जिसको हम लोग लेदर बोलते हैं या फेन जिसको बोलते हैं, ठीक है, हार्ड वाटर में ये नहीं बना पाता है। जबकि डिटर्जेंट्स ये अमोनियम या सल्फोनेट साल्ट्स होती हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबे चेन के साथ, और ये सॉफ्ट और हार्ड वाटर दोनों में ही इफेक्टिव होती है और वहाँ पर वो लेदर भी बनाता है। और यही वजह है कि आप देखेंगे कि जो गंदे कपड़े होते हैं बहुत ज़्यादा, वो आपको डिटर्जेंट से साफ़ करने होते हैं। तो सोप जो है ये बना होता है कुछ आयनिक पार्ट्स जिसमें हाइड्रोफिलिक और हाइड्रोफोबिक दोनों ही होते हैं। तो सबसे पहले तो आप यहाँ पर डिफरेंस समझ लेंगे, ठीक है, इसे याद कर लेंगे कि साबुन जो है वो पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड है लंबे चेन के साथ, जबकि डिटर्जेंट जो है ये अमोनियम या सल्फोनेट सॉल्ट्स हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का लंबे चेन के साथ। ये लंबा चेन होता क्या है, तो सबसे पहले यहाँ रिएक्शन देख लीजिए आप, ठीक है। सेपोनिफिकेशन रिएक्शन अभी हम लोगों ने पढ़ा था, ठीक है। सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यहाँ पर मिलकर सोडियम एसीटेट का फॉर्मेशन किया। ये आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे वो कुछ इस तरीके से होता है, जैसे कि CH3 मान के चलिए यहाँ पर है, ये CH2, ठीक है, फिर ये CH2, फिर से ये CH2, यहाँ फिर से करें CH2, ये फिर से आएगा CH2, और फिर लास्ट में यहाँ पर जो आएगा ये आपको C यहाँ पर आ जाए O, ठीक है, ONA। तो यहाँ पर ये आप देख रहे होंगे CH3 और COONA, ये दोनों अलग अलग हिस्सा। ये CH3 ये लंबा चेन होता है इसका, यहाँ से यहाँ तक, और इसको हम लोग हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। जबकि ये वाला जो है COONA ये हाइड्रोफिलिक होता है। हाइड्रोफोबिक का मतलब हुआ, फोबिया माने डरना, तो पानी से डर लगता है उसे हाइड्रोफोबिक बोलते हैं। और फिलिक का मतलब होता है प्यार करना, यानी पानी से बहुत प्यार होता है इसको। इसी चेन को हम लोग शॉर्ट में इस तरीके से बनाते हैं, ऐसे बना करके, ठीक है। तो ये जो बनाया ये CH3 CH2 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 का जो लंबा चेन है वो है, और लास्ट में यहाँ पर लाकर ऐसे गोल कर दिए। गोल जो है COONA जो हाइड्रोफोबिक है, सॉरी हाइड्रोफिलिक है, उसका ये राउंड यहाँ पर स्ट्रक्चर है। तो आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये हाइड्रोफिलिक एंड है और ये हाइड्रोफोबिक एंड है। तो जब कपड़े गंदे होते हैं तो नॉर्मली आपको मालूम है कि कपड़ों में दो तरह का दाग होता है। एक नॉर्मल डस्ट होता है जो किसी भी तरह के साबुन से भी बाहर निकल सकता है, लेकिन कपड़ों में जब कुछ ऑयली तरह का चीज़ होता है, ठीक है, जो कि ज़्यादातर गंदे जो है बहुत, जिसको बोलते हैं जिद्दी दाग, वो तेल वाले सब्सटेंसेस होती हैं और उसको निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो डिटर्जेंट्स करती क्या है, तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये हाइड्रोफोबिक एंड है, ये हाइड्रोफिलिक एंड है। तो ये हाइड्रोफोबिक एंड यहाँ पर जिद्दी दाग जहाँ पर है उस दाग के मॉलिक्यूल के साथ जाकर के चिपक जाता है। वो बचने की कोशिश करता है पानी से, क्योंकि वो तेल से प्यार करता है। जबकि यहाँ पर आप दूसरा जो सोडियम वाला एंड देख रहे होंगे गोल, ठीक है, ये हाइड्रोफोबिक है, इसे बहुत नफरत है, तो ये खींचता है इसको इधर ऊपर, और खींचने की वजह से क्या होता है, इसकी जो यहाँ पर स्ट्रक्चर है लॉन्ग चेन, ये अंदर जैसे घुस जाता है, इसी की वजह से ये दाग जो है बाहर निकल जाते हैं। तो इस तरीके से साबुन या जो डिटर्जेंट पाउडर है उससे हम लोग अपने कपड़ों को साफ़ कर पाते हैं। तो ज़्यादातर डस्ट जो है वो ऑयली नेचर होता है, और ये हाइड्रोफोबिक एंड वाले जो सोप होती हैं वो अटैच होती हैं डर्ट के साथ,
जबकि आयनिक एंड वाले हाइड्रोफिलिक जो है तो यहाँ चारों तरफ वाटर के होती हैं, और इसके वजह से एक रेडियल स्ट्रक्चर जिसको हम लोग मिसल्स बोलते हैं उसका फॉर्मेशन होता है। तो ये जो है एक मिसल है, ये इसका फॉर्मेशन की है। और स्कम क्या है, तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट जो कि हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं, जिसके बारे में बताया कि साबुन में जो है वो आपको फॉर्म नहीं बना पाते, लेदर नहीं बना पाते हैं, ठीक है, जबकि डिटर्जेंट पाउडर ये बना पाता है। तो ये साबुन मॉलिक्यूल, सोप के जो मॉलिक्यूल्स हैं उसके साथ इनसॉल्युबल होते हैं, जिसको हम लोग स्कम बोलते हैं, और इस तरीके से साबुन जो है इसको ठीक तरीके से साफ़ नहीं कर पाता है, जबकि डिटर्जेंट जो है इन स्कम को बहुत बेहतर तरीके से साफ़ कर देता है। और क्यों साफ़ कर पाता है, किस तरीके से कर पाता है, तो उसको अभी हम लोगों ने यहाँ पर समझ लिया है। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। अब हम लोग SQP 2025 के क्वेश्चन आंसर की तरफ चलेंगे। अगर आपको चैनल पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। तो SQP 2025 में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उसमें पहला क्वेश्चन है, कीर्ति थिंक्स दैट substitution reaction occurs in saturated hydrocarbon. On the contrary, Krishi thinks it occurs in unsaturated hydrocarbon. Justify with valid reasoning whose thinking is correct. तो यहाँ पर हम लोगों को मालूम है कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो है वो एक केमिकल रिएक्शन है जहाँ पर एक फंक्शनल ग्रुप जो है वो दूसरे फंक्शनल ग्रुप को रिप्लेस कर देता है या फिर किसी कंपाउंड को रिप्लेस करता है। तो इसके बारे में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है, ठीक है, वो इस तरह के रिएक्शंस को करता है क्योंकि उसमें एडिशन रिएक्शंस नहीं हो सकते हैं। मीथेन जैसे कि यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की तरफ बढ़ता है जहाँ पर एक हाइड्रोजन जो है उससे क्लोरीन या फिर ब्रोमीन या फिर आयोडीन जो है रिप्लेस कर लेता है उसको। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जैसे कि मीथेन हो गया, प्रोपेन हो गया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें जो है सब सारी के सारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को परफॉर्म करती हैं। नेक्स्ट आइए, A mixture of oxygen and ethane is burned for welding. Can you predict why the mixture of ethane and air is not used? तो हम लोगों ने इसके बारे में पहले डिस्कशन किया था कि एयर के अंदर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। एयर में जो मौजूदगी है ऑक्सीजन का, ठीक है, वो नियरली 22% है, इसलिए पूरी तरीके से वो कंबशन में हेल्प नहीं कर पाती हैं और पूरी तरीके से कंबशन नहीं हो पाता है इथाइन का। जबकि अगर ऑक्सीजन के साथ उसको ट्रीट किया जाए तो पूरी तरीके से कंबशन होगा, यानी कि वेल्डिंग जो है वो प्रॉपर होगा। तो पहला पॉइंट आप देख सकते हैं कि इनकम्प्लीट कंबशन होगा एयर में। हाई टेम्परेचर होने की वजह से वेल्डिंग में जो है ऑक्सीजन की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है, जितना ज़्यादा हाई टेम्परेचर होगा उतना बेहतर तरीके से वेल्डिंग हो पाएगी। नाइट्रोजन और दूसरे इनेक्टिव गैसेस भी एयर कंटेंट में होती है, इस वजह से बहुत ज़्यादा हीट जितनी की रिक्वायरमेंट होती है वो प्रोड्यूस नहीं कर पाता है। नेक्स्ट आइए, मीथेन एंड प्रोपेन एंड देयर आइसोमर्स आर यूज्ड एज फ्यूल। कमेंट, ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑन द इमीडिएट लोअर होमोलॉगीज ऑफ प्रोपेन, गिव एनी टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ होमोलॉगस ऑफ ए गिवन होमोलॉगस सीरीज। तो यहाँ पर आपको बोला गया है कि जो प्रोपेन है उसका लोअर होमोलॉग बनाना। तो मीथेन और प्रोपेन दोनों ही कंबशन रिएक्शन करती हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, क्योंकि दोनों सैचुरेटेड है और इस तरीके से लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी और हीट जो है वो प्रोड्यूस करती हैं। लोअर होमोलॉगी प्रोपेन का क्या है, तो इथेन है, हम लोगों ने पढ़ा था मिथ इथ प्रोप, ठीक है। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर आप इस तरीके से बनाएंगे। कार्बन का यहाँ पर देख रहे हैं आप 4 स्ट्रक्चर दिया, हाइड्रोजन का 1-1 दे दिया, फिर यहाँ पर कार्बन का 4 दिया, हाइड्रोजन का 1-1 दिया, और कार्बन को यहाँ जितनी ज़रूरत है वो सारा का सारा कार्बन में लिया, यानी 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। यहाँ भी देखिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, जबकि हाइड्रोजन को 2 की ज़रूरत है। ये सब में इस तरीके से हम बना देंगे। होमोलॉगस सीरीज़ क्या है, तो हम लोगों ने पढ़ा था कि एक सीरीज से दूसरे में CH2 का डिफरेंस जो होता है, ठीक है, ये 2 बार लिखा गया है, इसको 1 बार ही रहने दीजिए। या फिर 14 मास यूनिट का जो डिफरेंस होता है एडजेसेंट होमोलॉगस कहलाता है वो। कैरेक्टर्स क्या है, तो यहाँ पर सेम जनरल फार्मूला होता है या फिर सेम फंक्शनल ग्रुप होती है दोनों की। केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी सेम होती है, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज़ धीरे धीरे जो है वो चेंज होता रहता है। लास्ट क्वेश्चन है, ऑल कंबशन रिएक्शंस आर ऑक्सीडेशन बट ऑल ऑक्सीडेशन रिएक्शंस आर नॉट कंबशन, जस्टिफाई। तो हम लोग को मालूम है कि सारे के सारे कंबशन रिएक्शन जो है वो ऑक्सीडेशन के जरिए ही होते हैं, ठीक है। हम लोगों ने अभी पढ़ा था कि किस तरीके से कंबशन होने की वजह से एडिशन ऑफ ऑक्सीजन होता है, ठीक है। ये वाला एग्जांपल आपको याद होगा CH4, ठीक है। जब इसको हम लोगों ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाया तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और H2O।
जबकि सारे के सारे ऑक्सीडेशन जो है वो कंबशन रिएक्शन नहीं होती है। तो हम लोगों ने प्रीवियस चैप्टर में ही पढ़ा है कि बहुत सारे ऑक्सीडेशन के रिएक्शन है। जैसे कि यहाँ एग्जांपल के तौर पर आप ले लीजिए, हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर का फॉर्मेशन करता है। तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो है, लेकिन क्या यहाँ कंबशन हो रहा है? कंबशन यहाँ नहीं हो रहा है। तो इस तरीके से आप क्वेश्चंस का आंसर दे सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आपसे अगेन रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। चैनल देखने के लिए आप सब लोगों को थैंक यू वेरी मच।